हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, गुड मॉर्निंग चेतन, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, आवाज़ आ रही है आप तक? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आवाज़ क्लियर है? बताएं। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ क्लियर है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी आज आपको, जल्दी से आंसर करना शुरू करिएगा। कल हमने बहुत कम क्वेश्चन करे थे, आज थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? देखिए इस क्वेश्चन पे कल हमारी क्लास अटक गई थी। दिसंबर में कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसमें आपको आंसर याद रखना है, ये है अपना इंडिया, ठीक है। स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला, किस चीज़ की स्पेक्ट्रम? आपको पता है बच्चे कि जितना भी ये दूर संचार हमारे दुनिया में आज पॉसिबल है, ये सिर्फ एक चीज़ के कारण है, वो है आपके सैटेलाइट्स, है ना। जो आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, या फिर कोई भी आप लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, कोई भी जो है आपका इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वो किस लिए पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि हमने सेटेलाइट लगाए हुए हैं आसमान में, ठीक है। तो वो जो सेटेलाइट है बच्चे, वो किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं, और वही स्पेक्ट्रम जो है बेचने की तैयारी कर रहा है इंडिया, और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कि अपने स्पेक्ट्रम की नीलामी की है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना का नया नाम क्या है? ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा जाता है। पहले एक स्कीम थी, इसका नाम है PMKKK, ठीक है, PMKKK। अब इसका नाम चेंज हो गया है, आपको बताना है नया नाम क्या रखा गया है। जल्दी से बताइए, इसका नया नाम क्या है? PDF आपको मिल रही है बच्चे, ठीक है। PDF आपको कहाँ मिलेगी? मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पे आप लोग जाएंगे, वहाँ पे डेली करंट अफेयर जो सेशन है ना, वहीं पे जो है इसकी PDF है। मैं उसका टाइटल चेंज करवा दूंगी, टाइटल चेंज करवा करके जो है आपको PDF समझ में आ जाएगी। अभी वो जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं उसी के साथ में इसकी PDF जा रही है, ठीक है। टाइटल चेंज करने से आपको दिख जाएगा आसानी से, ठीक है। यूट्यूब फ्री PDF में आपको जाना है, वहां पर PDF आपको मिलेंगी। देखिए नाम याद रखिएगा, अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, PM विकास योजना, ठीक है। PM विकास योजना इसका नया नाम हो गया है। अगला है, भारत ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं? बताइए। ये इस तरीके से नंबर वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो याद रखना, हमने राफेल किससे खरीदे हैं? फ्रांस से खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 36 खरीदे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी शुरू किया है। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ बच्चे, अभी हम मंथली रिवीजन कर रहे हैं ना, तो अभी जो आपके वन लाइनर वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल आपको याद नहीं रखनी है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और जैसे हम टॉपिक वाले करेंगे, तो टॉपिक में क्या होगा कि टॉपिक में जैसे हम स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, जैसे कि हम ओलंपिक का करंट अफेयर अगर हम पढ़ेंगे, तो ओलंपिक के बारे में सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना इनफ नहीं होगा, ओलंपिक के बारे में जो उसका स्टैटिक पोर्शन है वो भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो जब हम टॉपिक वाइज करेंगे तो थोड़ी सी आपकी डिटेल में न्यूज़ होंगी, मतलब कि उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल जो बहुत कम क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसका कि हमें स्टैटिक पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर होंगे, तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको दोबारा नहीं मिलेंगी, ठीक है। स्पोर्ट्स वाली जो न्यूज़ होंगी वो दोबारा से स्पोर्ट्स वाले जो हमारे लेक्चर होंगे वहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है, या बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपके वहाँ पे भी कवर हो जाएंगे। लेकिन जब इस तरीके की न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं जो वन लाइनर वाली है, तो उसे यहीं पे याद करने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी ये एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, ये कौन से स्टेट ने शुरू किया है? इस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। अब इसमें कुछ डिटेल में पढ़ने के लिए है नहीं, आपको सिर्फ स्टेट का नाम याद रखना है, उसके कार्यक्रम का नाम याद रखना है। तो बताओ कौन सा है ये?
ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, ये बच्चे तमिलनाडु की सरकार ने किया था, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट। अगला है, किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से के लिए नामांकित किया गया है, और ये पुरस्कार इन्होंने जीता भी था बाद में, ठीक है, 2023 के अंत में इन्होंने ये पुरस्कार जीता भी था, पहले ये नॉमिनेट हुई थी। नाम बताइए इनका। इनसे आपको कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, खिलाड़ी का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये खिलाड़ी कौन से खेल से रिलेटेड है, ठीक है, ये खिलाड़ी कौन से खेल से रिलेटेड है, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो बताइए इनका नाम क्या है। रेसलिंग महिला पहलवान, रेसलर्स हैं ये, इनका नाम है अंतिम पंघाल, नाम याद रखिएगा, अंतिम पंघाल। इन्होंने 2023 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया था। अगला है, FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था। ये वाला जो टूर्नामेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसकी मेजबानी भारत ने की थी, याद रखिएगा, भारत के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। कहाँ पर ये हुआ था बच्चे, आपका उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, कुछ मैचेस आपके राउरकेला में, इस तरीके से उड़ीसा में अलग अलग जगह में जो है इसके मैचेस हुए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा उड़ीसा के द्वारा यानी कि भारत के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। इसमें विनर टीम कौन सी थी, जर्मनी ने ये जो टाइटल है 2023 का FIH यानी कि हॉकी का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, याद रखिएगा। और इसमें भारतीय टीम की कमान किसने संभाली थी, बताइए। दो नाम में आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं, एक तो बच्चे आपका हरमनप्रीत सिंह है और एक है आपका हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो हरमनप्रीत सिंह जो है ये वर्तमान में भी जो इंडियन हॉकी टीम है मेल की उसके कैप्टन है, और एक हरमनप्रीत कौर नाम है, वो बच्चे आपकी क्या है, वो महिला है, और वो जो आपकी इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन है, ठीक है। तो दोनों ही जो है कैप्टन है, लेकिन दोनों के नाम में नाम सेम है, उनकी जो सरनेम है वो अलग अलग है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है, यूपी के किस जिले में पहला गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, क्विक आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश में पहला गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाया जाएगा, बताइए जरा, यूपी में कहां पे, यूपी में कहां पर, यूपी में कहां पे, उत्तर प्रदेश में पहला गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा, कहां पे बनाया जाएगा, मुजफ्फरनगर में, ठीक है, याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले तो यही आपको याद रखना है, हमारे देश का पहला गति शक्ति यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय ये कहां पर बना है, ये आपका वडोदरा मतलब कि गुजरात में बना है। अब इसके पहले चांसलर के रूप में हमारे रेलवे मिनिस्टर को नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है आपके 2023 में, ये है अश्वनी वैष्णव, ठीक है, याद रखिएगा, अश्वनी वैष्णव साहब को पहले चांसलर के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगला बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है जिसे हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली लाइन भूल जाइए, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, ग्रीन स्टील ब्रांड का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि स्टील ग्रीन कलर का है, ये स्टील को बनाने में किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं किया गया है, किसी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर कार्बन एमिशन बहुत कम किया गया है, इसीलिए क्या है आपका ग्रीन स्टील है, इसे इको फ्रेंडली वे में बनाया गया है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट का नाम बताना है आपको, बताइए इस ब्रांड का नाम बताइए, ग्रीन स्टील, क्या नाम बचे, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हुआ है, ग्रीन स्टील, याद है किसी को, ऑप्शन सी JSW ग्रीन टेल, नहीं बच्चे, इसका नाम है कल्याणी फेरिस्ता, ठीक है, इसका नाम है कल्याणी फेरिस्ता, याद रखिएगा इसे, ठीक है। ये आपका पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है कल्याणी फेरिस्ता। अगला है, उन्नाकोटी की रॉकेट मूर्तियां और राहतें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ दी गई हैं, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। अब यहां से बनेगा आपका स्टैटिक का प्रश्न कि उन्नाकोटी की जो रॉकेट गुफाएं हैं, रॉकेट मूर्तियां हैं सॉरी, ये कहां पर है, बताइए कौन से स्टेट में है। उन्नाकोटी जगह इसके लिए फेमस हो गई है, उन्नाकोटी की जो रॉकेट मूर्तियां हैं वो इसके लिए फेमस हो गई है क्योंकि इसे क्या किया गया है, अस्थायी रूप से जो विश्व धरोहर सूची होती है यूनेस्को की उस पर लिस्ट किया गया है। तो याद रखिएगा उन्नाकोट की जो रॉकेट मूर्तियां हैं वो आपकी त्रिपुरा में है,
ठीक है, त्रिपुरा में है। अगला है उस क्रिकेट टीम का नाम क्या है जो कि उद्घाटन महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हुई थी। आपको याद होगा 2023 में पहली बार वुमेन्स प्रीमियर लीग, जैसे कि आईपीएल होता है उसी की तर्ज पे आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग करवाया गया था 2023 में। अब यहाँ पे 2023 के बाद में 2024 में भी हो चुका है, तो दोनों ही विनर आपको याद रखने हैं, क्योंकि बच्चे 2023 में पहली बार हुआ था तो वो तो आपका इंपॉर्टेंट है। 2024 में ऐसी किसी टीम ने जीता है जिन्होंने कि आईपीएल भी अभी तक नहीं जीता है ना, तो वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए जरा 2023 में किसने जीता था? 2024 में तो आपका बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने जीता था, जिसकी कैप्टन है स्मृति मंदाना। ठीक है, 2023 में किसने जीता था? पहला डब्ल्यूपीएल किसने जीता था? ये मुंबई इंडियंस। वेरी गुड बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने 2023 में पहला डब्ल्यूपीएल, और अभी जो 2024 में हुआ है वो स्मृति मंदाना की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला है 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? 2021-22 में विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? अब ऐसे प्रश्न इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिया का नंबर होता है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसा नहीं उल्टा पूछा जाएगा, भारत का मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तो आपको याद रखना है कि तीसरा स्थान है। ठीक है, अगला है असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों ही खिताब जीते हैं? बताइए जरा। यह है आपका एशियाई खो खो चैंपियनशिप। एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? असम, यानी कि इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। और यहाँ पे बहुत सारी जो हमारे एशियन कंट्रीज है, जो खो खो की टीम है जिनके पास में, उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया था। ठीक है, और एक देश ऐसा है जिन्होंने कि लड़कों की टीम ने भी और लड़कियों की टीम ने भी, दोनों ने ही चैंपियनशिप जीती है। तो बताइए कौन सा कंट्री है? सॉरी, बताइए कौन सा देश है ये है अपना इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे, इंडिया याद रखिएगा। असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप इंडिया ने जीता है, पुरुषों में भी और महिला में भी। अगला है एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर दूरबीन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? एशिया की 4 मीटर दूरबीन का सबसे बड़ी 4 मीटर दूरबीन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ पे? नैनीताल में। उत्तराखंड में नैनीताल में। अगला है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यह है आपका जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, और इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल। अगला है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? बताइए बच्चे। फ्यूमियो किशिदा के बाद में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? क्या नाम है इनका? जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, इनका नाम है शिंगेरू इशिबा। ठीक है, शिंगेरू इशिबा नाम है इनका, नाम याद रखिएगा, शिंगेरू इशिबा। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ और बीएसएफ में क्या लाभ मिलने की घोषणा की गई है? जो अग्निवीर है, जब इनकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी 4 साल की, उसके बाद में इन्हें अगर सीआईएसएफ में जाना है या फिर आपका बीएसएफ में जाना है तो इन्हें क्या दिया जाएगा? कौन से लाभ की घोषणा हुई थी इनके लिए? यह है आपका 10% का रिजर्वेशन, या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इनको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कुछ नहीं। बताइए जरा कौन सी चीज सही है बच्चे? दोनों ही चीजें सही है ना, दोनों ही चीजें सही हैं। एक तो 10% का रिजर्वेशन इन्हें दिया जाएगा, दूसरा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका, पीईटी टेस्ट होता है, वो इन्हें नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अगला है एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला नाम है आहार, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? आहार 2023 ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 16 मार्च 2023 को राजेश गोपीनाथन के इस्तीफे के बाद में TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में भी यही है। बताइए जरा TCS के सीईओ क्या नाम है इनका? TCS के सीईओ वर्तमान में कौन है बच्चे? इन्हें 16 मार्च 2023 को नियुक्ति मिली थी इस पद पे। क्या नाम है इनका? के कीर्तिवासन। ठीक है, के कीर्तिवासन इनका नाम है।
अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला कौन है? क्या नाम है इनका? वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला कौन है? इनका नाम है सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव। अगला है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर बनाया जा रहा है? बताइए जरा, भारत में विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पर बनाया गया है? हो चुका है ये पूरा का पूरा, बताइए जरा कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, स्टेट में आपको बताती हूँ, कर्नाटक में है। कर्नाटका में नाम है हुबली। ठीक है, हुबली रेलवे स्टेशन। अगला है, भारतीय वायुसेना को ड्रोनियर 228 विमान कौन सी कंपनी उपलब्ध करा रही है? बताइए बच्चे, ड्रोनियर जो है हमने इस कंपनी से लिए थे, उसके बाद में हमने जो है ड्रोनियर श्रीलंका को भी बेचे हैं, है ना, उन्हें भी हमने दिए हैं। तो ये जो ड्रोनियर विमान है, ड्रोनियर 228 विमान है, आप मुझे बताएंगे कौन सी कंपनी ने बनाई ये हमारे लिए? यह आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इन्हें हमारे लिए, मतलब कि इंडिया के लिए बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये हमने किसे दिए हैं? तो ये भी याद रखना है कि ड्रोनियर 228 जो है इंडिया के द्वारा श्रीलंका को भी दिए गए हैं। ठीक है, श्रीलंका को भी दिए गए हैं। अगला है, नागालैंड के मुख्यमंत्री का पद किसने संभाला है? अब बच्चे, जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना बच्चे, यहाँ पे थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, आप सभी को पता है ना। गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से 5 साल तक चलती है, 5 साल में भी जो है आपके 2-3 मुख्यमंत्री तो बदल ही जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो लगातार जो है आपके मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। मतलब बहुत कम चेहरे ऐसे हैं जहाँ पे, मतलब बहुत कम नाम आपको यहाँ पे सीएम के रूप में मिलेंगे, तो वही लोग जो है बार बार बनते रहते हैं। इसीलिए आपको अपडेटेड रहना जरूरी होता है इसके लिए। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं वर्तमान में उसके सीएम कौन है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप मुझे बताइए, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? क्या लगता है आपको? नागालैंड के मुख्यमंत्री, नागालैंड, नेफ्यू। वेरी गुड बच्चे, इनका नाम है नेफ्यू। ठीक है, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है आपके? ये है नेफ्यू रियो। याद रखें, एन से नागालैंड, एन से नेफ्यू। ठीक है, जितने भी आपके 7 सिस्टर्स हैं ना, सभी के आपको सीएम याद रखने हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं तो डॉक्टर मानिक शाह। मणिपुर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है अभी हमारे लिए, मणिपुर की बात करते हैं तो एन वीरेंद्र सिंह। मेघालय की बात करें तो कोनार्ड के संगमा, यानी कि सी के संगमा। मिजोरम की बात करें तो पीओ लालदोमा। नागालैंड की बात करें तो नेफ्यूरियो। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पेमा खांडू। असम की बात करें तो हेमंता विश्व शर्मा। ठीक है, तो इनमें से स्टेट कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? स्टेट इंपॉर्टेंट है असम, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसके सीएम के बारे में। ठीक है, और दूसरा जो अभी किसी और वजह से चर्चाओं में, वो है आपका मणिपुर। याद रखिएगा, एन वीरेंद्र सिंह। हालांकि अभी इनके पास में चीफ मिनिस्टर वाली पावर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेंद्र सिंह है। ठीक है, तो बच्चे ये जो है आपके 7 सिस्टर्स वाले स्टेट हैं, इनके सीएम का नाम हमेशा याद रखिएगा जो वर्तमान में है। ठीक है, और ये बदलते रहते हैं, यहाँ पे सरकारें अस्थायी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए कभी कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, तो थोड़ा सा आपको अपडेटेड रहना जरूरी है इसके लिए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आपको क्या है बच्चे, 2023 और 2024 दोनों का ही आपको विषय याद करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का विषय याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जो इस तरीके के डेज है ना, उसमें वो पिछले 1 साल का भी आपको ये थीम पूछ ले रहा है। ठीक है, तो 8 मार्च का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो वुमेंस डे आता है, उसमें आपको दोनों की ही थीम याद रखनी है। ठीक है, 2024 की थीम की बात करें तो इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये है 2024 की थीम। 2023 की थीम मुझे बताइए क्या है? 2024 की थीम क्या है? इक्वल। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। 2024 की बतानी आप, 2023 की बतानी, सॉरी। ये है आपका एम्ब्रेस इक्विटी। ठीक है, एम्ब्रेस इक्विटी ये 2023 की थी थीम, और 2024 की जो है आपको याद रखिएगा इन्वेस्ट इन वुमेन। ठीक है, तो इक्विटी और इन्वेस्ट, इक्विटी और इन्वेस्ट। ठीक है, याद रहेगा इतना, 2023 में इक्विटी, 2024 में आपका इन्वेस्ट। ठीक है, 8 मार्च को आता है महिला दिवस। अच्छा, आरबीआई के द्वारा एक मिशन चलाया गया था, मिशन का नाम है हर पेमेंट डिजिटल। ये आपका ऑलरेडी भी आ चुका है। ठीक है, ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि हर पेमेंट डिजिटल इनिशिएटिव किसके द्वारा चलाया गया है? तो याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चलाया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मिशन है, ये जो आपकी योजना है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? बताइए जरा, नाम से क्या लग रहा है आपको, किस चीज़ से रिलेटेड है ये? हर
पेमेंट डिजिटल मतलब कि एवरी पेमेंट, जो पैसा आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है, कुछ खरीदने के बाद में आपकी जो पेमेंट जानी चाहिए वो आपकी डिजिटल जानी चाहिए, इसको लेकर के है, ठीक है। तो ये जो आपका हर पेमेंट डिजिटल है, ये किस लिए है? टू, चलिए पहले आप बताइए मुझे क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है ये? नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि एवरी जो पॉसिबल पेमेंट है वो डिजिटल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आपका इनिशिएटिव है, आरबीआई के द्वारा इस मिशन को चलाया गया था, टू मेक एवरी पर्सन इन इंडिया अ यूज़र ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। मतलब कि हर व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, उसे डिजिटल पेमेंट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका हर पेमेंट डिजिटल है, आरबीआई का मिशन है। अगला बच्चे, 28वें महालेखा नियंत्रक CGA कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये कैग नहीं है, एक पोस्ट होती है आपकी कैग, जिसमें कि अभी कौन है? मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में हमारी कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। और ये जो आपका पद है वो है आपका CGA। CGA अलग होता है, CAG अलग होता है। CGA आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, CAG आपका संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। तो ये जो CGA है वर्तमान में, बताइए कौन है, क्या नाम है इनका? SS दुबे साहब, वेरी गुड। SS दुबे जो हैं वर्तमान में हमारी CGA हैं। और अगर हम CAG कैग की बात करें तो कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं बच्चे। संतोष ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती है? बताओ। संतोष ट्रॉफी 2023 पूछा हुआ है और 2024 का भी हो चुका है ये। कर्नाटका ने जीता था 2023 में, ठीक है। संतोष ट्रॉफी कर्नाटका ने जीता था। अगर हम 2024 की बात करें संतोष ट्रॉफी की, तो इसमें आपका सर्विसेज ने जीता है, सर्विसेज की टीम जीती है, ठीक है, 2024 में। 2023 में कर्नाटका ने जीता था, ठीक है। फिलहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखिएगा, सर्विसेज वाला जो लेटेस्ट वाला है, सर्विसेज ने जीता है 2024 का। अगला है प्रीपेड पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन ना करने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी पर 3,06,66,000 रुपए का जुर्माना लगाया था? बताइए जरा। ये आरबीआई के जुर्माने के कारण कौन सी कंपनी आपकी चर्चाओं में रही थी? आप लोगों ने सुनी भी होगी ये वाली न्यूज़। इस पर इतना बैन लगाया गया है, इस पे इतना बैन लगाया गया है। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी बच्चे, रसिया के एक कोर्ट ने गूगल पे बहुत बड़ा बैन लगाया है। मतलब इतनी बड़ी अमाउंट है, वो अमाउंट होती भी नहीं है किसी के पास में, ठीक है। तो बहुत बड़ा बैन लगाया है रसिया के कोर्ट ने गूगल पे, जिसके कारण ये फिर गूगल और रसिया के बीच में जो भी चल रहा है अभी, उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एक बहुत फेमस कंपनी है इनमें से, आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, उस पर बैन लगाया था। ये कौन सी कंपनी है? ये है आपकी अमेजन पे, ठीक है। अमेजन इंडिया वाली जो है, अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस पे बैन लगाया था। अगला है 2023 में स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताओ जरा। 2023 में स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन अच्छे से करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये है आपका 2023 का पोर्टर पुरस्कार, ठीक है, 2023 का पोर्टर पुरस्कार। अगला बच्चे, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी भारत में सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरी है और दुनिया की 25 सबसे मजबूत ब्रांडों में से 90वें स्थान पे है? कौन सी कंपनी थी ये? बताइए बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बताओ, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023, ग्लोबल 500 का मतलब है कि टॉप की 500 कंपनियां 2023 में, ठीक है। इस टॉप 500 कंपनी में भारत की भी कंपनी है। दुनिया के 25 सबसे जो मजबूत ब्रांड थे उसमें 90वें नंबर पे इसका स्थान है। बताइए कौन सी कंपनी है ये? कौन सी कंपनी है 90वें नंबर पर? ये है आपकी रिलायंस जियो, ठीक है, रिलायंस जियो 90वें नंबर पे। अगला बच्चे, स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2023 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसने जीता था? बताइए जरा। ये स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड फॉर 2023
अब देखिए ये वाली चीज़ अभी 2024 में तो बाद में होगी ना, नवंबर दिसंबर के महीने में होगी, तब तक आपका एग्जाम हो चुका होगा, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको 2023 की ही याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा जरा, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड, मेल कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी। तो मेल कैटेगरी में तो बच्चे नीरज चोपड़ा ने जीता है, ठीक है, मेल कैटेगरी में तो आपका नीरज चोपड़ा ने जीता है। उसके अलावा अगर हम इसी की बात करें, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, यानी कि इस स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर यहाँ के खिलाड़ियों ने खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, तो ये स्टेट को दिया गया है आपका खेल प्रोत्साहन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। बताइए कौन सा स्टेट है ये है आपका उड़ीसा, ठीक है। नीरज चोपड़ा मेल में पहले नंबर पे, स्टेट में उड़ीसा पहले नंबर पे। और महिलाओं में कौन है, महिलाओं में बताइए, महिलाओं में 2023 मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू। अगला है, किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन में पुरुष युगल का स्वर्ण पदक जीता है, बताइए जरा। कोरिया ओपन 2023, कोरिया ओपन 2023 पुरुष युगल का स्वर्ण पदक। अभी तो हम इनसे रिलेटेड न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं ना, पिछले साल मैंने बहुत खबरें पढ़ी थी इनसे रिलेटेड, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट दोनों ने मिलकर के जीते थे बच्चे। हमारी 2024 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है ये दोनों ही हैं, सात्विक साईराज और आपके, गलत हो गया सॉरी, ये आपका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों की जोड़ी है। इन्हें 2024 में जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, है ना, ध्यानचंद पुरस्कार इन्हें दिया गया है, दोनों को ही याद रखिएगा, वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। और दोनों का संबंध किस चीज़ से है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोनों ही, और कोरिया ओपन 2023 में इन दोनों ने ही जीता था, ठीक है। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों की जोड़ी याद रखिएगा, कोरियन ओपन। अगला है, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, बताओ जरा। क्योंकि इनकी सर्विसेज अब खत्म हो चुकी है, यहाँ पे हाल ही में इस स्टेट में चुनाव हुए और इस स्टेट के चुनाव के रिजल्ट में जो इनकी पार्टी है वो हार गई है और बीजेपी की पार्टी जो है सत्ता में आई है। तो बताइए जरा कौन है बच्चे। दूसरे नंबर पे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति, ये अपने आप में एक स्टैटिक का प्रश्न भी है, ठीक है, ये अपने आप में एक स्टैटिक का प्रश्न भी है और करंट में इसलिए था क्योंकि अब जो है पद से हट गए हैं, सीएम नहीं रहे हैं। ये क्या नाम है, नवीन पटनायक, उड़ीसा के है ना, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक अभी नहीं है, हाँ अभी यहाँ पे चेंज हो गए। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चे, जो ये रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक सीएम के पद पर रहने का, वो किस किस के नाम पे है। तो देखिए जो सबसे पहला रिकॉर्ड है वो तो आपका सिक्किम के सीएम पवन कुमार चांगलिंग के नाम पे है, ठीक है। और देखिए लगभग 24 साल 165 डेज, ठीक है, 24 ईयर, बहुत लंबा समय है बच्चे, इतने समय तक ये जो है सिक्किम के सीएम के पद पे रहे थे। उसके बाद में दूसरे पे आता है आपका नवीन पटनायक का रिकॉर्ड। नवीन पटनायक का जो रिकॉर्ड है वो आपका 24 ईयर्स 99 डेज का। और वेस्ट बंगाल के जो सीएम रहे ज्योति बासु, ये आपके तीसरे नंबर पे हैं, ये आपके 23 ईयर्स 137 डेज, ठीक है। तो रिकॉर्ड काफ़ी बड़े बड़े हैं दोनों के ही। तो नवीन पटनायक और पवन कुमार चामलिंग का तो बहुत ज़्यादा है आपका 24 ईयर और 24 ईयर 24 साल तक जो है किसी एक स्टेट में इन्होंने रूल किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, पहले नंबर पर पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड है और अभी दूसरे जो है आपके नवीन पटनायक। अभी हालांकि नवीन पटनायक की जो आपकी बीजू जनता दल पार्टी है वो वहाँ पे हार चुकी है उड़ीसा में, वहाँ पे बीजेपी की सरकार आ चुकी है, ठीक है। तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पर नवीन पटनायक है और ये रिकॉर्ड जो है आपके पहले नंबर पर है पवन कुमार चामलिंग के नाम पे। अगला है, भारत ने कॉर्वेट आईएनएस किरपान किस देश को सौंपा है, बताइए किसे हमने गिफ्ट दिया ये आईएनएस किरपान, ये हमने किसे दिया है बच्चे, ये हमने दिया है वियतनाम को। वियतनाम एक एशियन कंट्री है, याद रखिएगा, इसकी कैपिटल जो है हनोई में है। क्या है राजधानी, हनोई में, ठीक है, वियतनाम। अगला है, किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना ये आपका ई स्कूटर से रिलेटेड है, ठीक है, ई स्कूटर से रिलेटेड है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है ये। स्कूटर शक्ति स्कीम,
ये है आपके उड़ीसा सरकार, ठीक है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना। अगला है बच्चे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया था, बताइए जरा। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का मतलब है जब स्टार्टिंग से किसी जगह को हवाई अड्डे के लिए तैयार किया जाता है, वही आपका ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, ठीक है। तो मुझे बताइए गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये बच्चे आपका है हिरासर में, ठीक है। गुजरात में एक जगह है हिरासर, वहां पे जो है आपका पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है गुजरात का। अगला है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, कौन सा कंट्री है ये, छोटा मोटा कंट्री नहीं है, आप लोग नाम देख ही रहे हैं, चाइना है, यूएसए है, यूके है, रसिया है, इनमें से रसिया ने बच्चे, ठीक है, रसिया ने लिंग परिवर्तन पर और ट्रांसजेंडर विवाह पर बैन लगा दिया है 2023 में। अगला है, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन या फिर शेर का मुंह कहा जाता है, बताइए। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन या फिर शेर का मुंह कहा जाता है, माउथ ऑफ द लॉइन, कौन सी रिवर है ये, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, इनमें से आप लोगों को तिब्बत की जो नदियां हैं उन्हीं पे फोकस करना है। चेनाब का तिब्बत से कोई लेना देना नहीं है, इंडस है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी की सारी तिब्बत वाले रीजन से निकलती हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से एक नदी है आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी को कहा जाता है तिब्बत में सिंगी खम्बन या फिर शेर का मुंह, याद रखेगा, ठीक है। अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो ये जो है आपकी ग्लेशियर से निकलती है, कैलाश माउंटेन रेंज से, ठीक है, तिब्बत से, और मानसरोवर लेक के नज़दीक से ये नदी निकलती है, ठीक है। उसके अलावा जिस कारण से ये आपका प्रश्न आया है वो है आपका इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी 1960 में, 1960 में दोनों के बीच में इसके जल को लेकर के ये समझौता हुआ था, ठीक है। और इस समझौते में क्या है, कुछ नदियां हैं बच्चे जो कि इंडस रिवर की सहायक नदियां हैं, और वो सारी की सारी निकलती भारत वाले क्षेत्र से हैं, भारत से ही होकर के जाती हैं। तो उसके पानी का बंटवारा किया था इस संधि में। तो पानी का बंटवारा कैसे किया था, द इंडस वाटर ट्रीटी गिव्स कंट्रोल ऑफ द इंडस, चिनाब एंड झेलम, ये जो तीन नदियां हैं, सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, इनका कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया, और जो ब्यास, रावी और सतलज हैं इनका कंट्रोल इंडिया को दे दिया गया 1960 की ट्रीटी के दौरान, ठीक है। तो बस उसी में आप दोनों देशों के बीच में कुछ कुछ होता रहता है कि जो ये चेनाब और झेलम है, जम्मू कश्मीर में है दोनों ही, इन नदियों पे हम किसी तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते या फिर अपनी तरफ से कोई डैम नहीं बना सकते, इस तरीके से चलता है ना। या फिर अगर डैम बना है भी तो उसमें क्या है आपकी, उसमें लिमिट होती है कि उसका पानी कितना रोका जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने झेलम या चिनाब के नदियों में अगर कोई छेड़छाड़ कर दी है, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है, और अगर हमारी नदियों पे उन्होंने कुछ करा तो फिर हम उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपका सिंधु नदी का जो पानी है उसके लिए कई बार विवाद खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 1960 में ट्रीटी हुई थी, याद रखिएगा। इस नदी के और भी नाम है बच्चे, जो सिंधु नदी है ना, इसके और भी नाम है, जैसे कि इसको जो है आपका तिब्बत में लॉइन रिवर कहा जाता है, ठीक है, या फिर सिंगी खम्बन कहा जाता है। इसके जो है आपका द फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, अबेसिन, इसे जो है पश्तो भाषा में, ठीक है, ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे पश्तो जो लैंग्वेज है उसमें इसे अबिसीन कहा जाता है, और चाइनीज़ में यानी कि चाइना में इसे क्या कहा जाता है, सेंधु कहा जाता है, सेंधु, ठीक है। तो ये बच्चे इसके और भी नाम हैं, बाकी मैं अगर इसे नक्शे में आपको दिखाऊं तो ये इसके सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका इंडिया, ठीक है। सारी की सारी जो इंडस रिवर की सहायक नदियां हैं वो सारी भारत से जाती हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो ये जो ऊपर की तीन नदियां हैं यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों का कंट्रोल जो है पाकिस्तान के पास में है, और जो नीचे की है रावी, ब्यास, सतलज, इन तीनों का कंट्रोल जो है भारत के पास में है। कौन सी संधि के अकॉर्डिंग, 1960 का जो सिंधु नदी समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका स्टैटिक का भी प्रश्न बनाएगा और ये आपका करंट का भी प्रश्न बनाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये भी आपका 2023 का पुरस्कार है, 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, बताइए जरा। थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें आपको लगाना है, कॉमन सेंस ऐसे लगाना है कि ये जो ऐप है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लिटरेसी,
लिटरेसी यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन है, ये है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो जो उल्लास ऐप है आपका, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। और किसके एजुकेशन से रिलेटेड है बच्चे, ये आपका है जो फॉर्मल स्कूलिंग छोड़ चुके हैं लोग, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि अपनी स्कूलिंग छोड़नी पड़ती है। अब उनकी उम्र कुछ भी हो, कोई बच्चे भी छोड़ देते हैं कम उम्र में, कोई जो है आपका कोई व्यक्ति अगर जिसने फॉर्मल स्कूलिंग छोड़ दी है, उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको जो है आपका एजुकेशन देने के लिए, उसको जो है आपका एजुकेशन से जोड़ने के लिए आपका ये है उल्लास, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये आपका प्रोग्राम है और धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है, उल्लास। अगला है बच्चे, किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने लगातार 8वीं बार बेल्जियम ग्रांड प्री का खिताब जीता है, लगातार 8वीं बार, लगातार 8वीं बार जीता है, नाम है मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है। मैक्स वर्स्टेपन कहाँ के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है। वैसे ज़्यादातर यही जीते हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा यह है कि लगातार 8वीं बार इन्होंने बेल्जियम ग्रांड प्री अपने नाम किया था, तो याद रखिएगा यह है मैक्स वर्स्टेपन। अगला बच्चे, इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया था, बताइए। अगर आपको याद है 2023 के मिड में, है ना, जून जुलाई के महीने में आपकी न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमने इस कंट्री के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया था। और कौन से अपने रॉकेट से, PSLV C56 रॉकेट से। कौन सा कंट्री है ये 7 वाला, ये है आपका सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। अगला बच्चे, खोंगसांग रेलवे स्टेशन जो खबरों में था, ये किस राज्य में स्थित है, बताओ। खोंगसांग रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है, खोंगसांग रेलवे स्टेशन ये आपका कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। मणिपुर, असम, सिक्किम, अरुणाचल, ये है आपका मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर में है खोंगसांग रेलवे स्टेशन। अगला बच्चे, करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित है, बताइए। करमन कौर थांडी, क्या लगता है आपको इनकी ड्रेस देख करके कौन सा खेल खेल रही हैं ये, टेनिस है, बैडमिंटन है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, इनका खेल है टेनिस, ठीक है। करमन कौर थांडी ये टेनिस की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है, मैंग्रोव सेल ये आपका सिर्फ करंट में नहीं, ये आपका इन्वायरमेंट में भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। मैंग्रोव सेल, मैंग्रोव जंगलों को बचाने के लिए मैंग्रोव सेल जो है आपके बनाए जा रहे हैं। तो बताना है आपको कि जो बचाव प्रोग्राम है ये आपका कौन से स्टेट में चलाया जा रहा है, ये आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल की सरकार ने इसकी घोषणा की थी। अगला है बच्चे, चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायक प्रणाली इसके साथ में अखिल भारतीय नंबर के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है, यानी कि एकीकृत किया जा रहा है। तो बताइए जरा कौन सा एक नंबर है जिसमें कि अब आपका चाइल्ड हेल्पलाइन को भी इन्फ्यूज कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है, कौन सा एक नंबर है ये है आपका 112, 112, 112। अगला है, भारतीय कंपनियों को किस संस्था के माध्यम से विदेशी मुद्रा पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दी गई है। अब ये प्रश्न आपका कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर पूछा जाना होगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो भारतीय कंपनियां हैं अगर उसे विदेशी मुद्रा में लिस्ट होना है, सूचीबद्ध होना है, तो किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो भी आपका बन सकता है उस तरीके से। तो जरा मुझे बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, किस संस्था के माध्यम से विदेशी मुद्रा पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दी गई है। ये बच्चे आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल फंड से रिलेटेड है, ये आपका IFSC, ठीक है, IFSC की इनको अप्रूवल की जरूरत होती है। अगला है, इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का नाम क्या है। जैसे हमने कल पढ़ा था MotoGP, जो कि आपकी जो तेज बाइकें होती हैं, हाई स्पीड बाइकें होती है, उनसे रिलेटेड जो है आपकी वो मोटर रेस होती है ना, बाइक रेस होती है। उसी तरीके से अगर EV की रेस करवाई जाएगी तो उस चैंपियनशिप का नाम क्या होगा, ये पूछा हुआ है आपको। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस होगी तो उस चैंपियनशिप का नाम क्या होगा, बताइए जरा उसका ऑफिशियल नाम। जैसे हम कार रेसिंग को कहते हैं ना, Formula 1 कार रेसिंग, उसी तरीके से आपको बताना है कि अगर ये मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप कारों का होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक कारों का होगा, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था, इसका ऑफिशियल नाम होगा Formula E, ठीक है, Formula E। अगला है, चक्रवात मोचा के बाद में म्यांमार की सहायता के लिए भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, बताइए जरा।
ऑपरेशन ब्लू स्टार, करुणा, साइक्लोन, विजय। कौन सा ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, किस चीज के लिए? ऑपरेशन मोचा के लिए। ऑपरेशन मोचा कहाँ पे आया था? ये आपका म्यांमार वाले क्षेत्र में आया था। जल्दी से बताइए बच्चे। ऑपरेशन करुणा, वेरी गुड। ऑपरेशन करुणा कहाँ पे? चक्रवात मोचा आया था म्यांमार में। अगला है, मई 2023 में कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, और ये अभी भी है तो अभी भी इनका नाम पूछा जा सकता है, और ये इसलिए आप कहेंगे मई 2023 का है इसलिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे सत्ता पलट हुई थी, है ना। पहले कोई और पार्टी यहाँ पे कांग्रेस जीती है एक्चुअल में। तो ये जो आपकी गवर्नमेंट है वो चेंज होने के कारण यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे बताइए कौन है? वर्तमान में भी यही है कर्नाटका के मुख्यमंत्री, इनका नाम है सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? ये वाला प्रश्न देखिए आपका। दो नाम है आपके, एक तो आपने 2023 में पढ़ा है अपॉइंटमेंट के रूप में, और एक आपने 2024 में पढ़ा है अपॉइंटमेंट के रूप में, है ना। तो हम किसको वैल्यू देंगे, हम किसको याद करेंगे? जो हमने लेटेस्ट पढ़ा है 2024 में। ठीक है, तो ये बच्चे बताइए। इस तरीके के प्रश्नों पर ना ऑब्जेक्शन लग जाता है, अगर वो नहीं भी देता है लेटेस्ट का नाम तो वो आपके सही माने जाते हैं, वो आपके सही हो जाते हैं बाद में। ठीक है, जैसे कि 2023 में हमने किसकी नियुक्ति पड़ी थी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में? डॉक्टर मनोज सोनी की पड़ी थी, लेकिन उसके बाद में अभी लेटेस्ट 2024 में हमने किसका नाम पढ़ा है? प्रीति सूदन जी का नाम पढ़ा है। ठीक है, तो आप इन्हीं का नाम याद रखेंगे। तो यूपीएससी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है प्रीति सूदन। ठीक है, अगला बच्चे, उड़ीसा के किस शहर ने हाल ही में दुबई के लिए अपनी पहली डायरेक्ट फ्लाइट सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की है? बताइए, उड़ीसा का कौन सा एयरपोर्ट है? देखिए, क्वेश्चन तो 2023 के हैं, है ना, लेकिन मैं आपको अपडेटेड चीज़ भी बता रही हूँ कि ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके अपॉइंटमेंट में क्या होगा, जो लेटेस्ट है वही तो उसे ही आपका सही माना जाएगा ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पुराना क्वेश्चन पेपर बना होगा तो उसमें ऑप्शन में प्रीति सूदन नहीं होगा, है ना, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा। तो उस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग वो कर सकते हैं, उसमें जो है आपका ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, वो तो सही हो जाते हैं, सभी को मार्क्स मिलते हैं फिर उसके, है ना। क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने वालों से भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, फिर उन्होंने पहले बना दिया, उसके बाद में अपॉइंटमेंट चेंज हो गया है, कोई और व्यक्ति बन गया है, तो इसलिए वो आपके चेंज हो जाते हैं बच्चे। भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट। अगला है मिशन लाइफ में लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत जगह आ चुका है प्रश्न। ये आपका 2023 में 2023 में लॉन्च किया गया था, वैसे 2022 में स्टार्ट हुआ था लेकिन 2023 से जो है आपका इम्प्लीमेंट हुआ था। तो बताइए बच्चे, लाइफ क्या है? एक इनिशिएटिव है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, और इन्होंने इनवाइट किया है बाकी सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, रसिया के प्रेसिडेंट है, कि आपको इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहिए। तो बेसिकली है क्या है? लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। वेरी गुड बच्चे, यह आपका लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जो है इन्वायरमेंट डे के दिन लॉन्च किया था, और इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, और इन्वायरमेंट के लिए जो है आपका वो अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसका नाम है, याद रखिएगा, लाइफ मिशन। अगला है, किस भारतीय सेना कोर ने असम में संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया था? बताइए, अभ्यास जल राहत ये आपका असम में चलाया गया था, कौन से कॉर्प्स के द्वारा चलाया गया था, ये आपको बताना है। ये है आपका इंडियन आर्मी के गजराज कॉर्प्स। ठीक है, इंडियन आर्मी के गजराज कॉर्प्स। और ये जो अभ्यास जल राहत था, इसमें सिर्फ आपके ये नहीं थे, इसमें एसडीआरएफ की टीम भी थी, एनडीआरएफ की टीम भी थी, इंडियन आर्मी भी थी, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने मिल करके जो है आपका ये अभ्यास चलाया था। बेसिकली असम में क्या होता है बच्चे, बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अब जब बाढ़ आती है तो उस समय कैसे डील करना है बाढ़ को, कैसे लोगों को बचाना है, किस तरीके से रेस्क्यू किया जाना है, उसके लिए पहले जो है आपका प्रैक्टिस की गई। तो वही है आपका अभ्यास जल राहत। ठीक है, तो अभ्यास जल राहत कहाँ पे हुआ था? इंडियन आर्मी ने करवाया था, वो भी याद रखिएगा, असम में हुआ था। ठीक है, और कौन सी नदी के कारण यहाँ पे बाढ़ आती है? ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अगला है, भारत का सबसे बड़ा टनल
भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? एक्वा मरीन पार्क भारत का सबसे बड़ा, ये आपका कहाँ पर बनाया जाएगा? ये आपका बनाया जाएगा हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना की कैपिटल। अगला बच्चे लिगो इंडिया। लिगो इंडिया ये क्या है? लिगो इंडिया किस तरीके का प्रोजेक्ट है? आई होप आप लोगों को याद हो, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, किस तरीके का प्रोजेक्ट है। हालांकि अभी ये आपका पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, भविष्य में आने वाला जो है आपका एक प्रोजेक्ट है, बस किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको बताना है। ये देखिए बच्चे, लिगो इंडिया। लिगो इंडिया स्टैंड फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी मतलब समझते हैं ना, प्रयोगशाला। तो ऐसी प्रयोगशाला बनाई जा रही है जिसमें कि ग्रेविटेशनल वेव का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ग्रेविटेशनल वेव का अध्ययन किया जाएगा इस प्रयोगशाला में, इसके अकॉर्डिंग इसका कौन सा सही है? ए प्रोजेक्ट टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स इन स्पेस, ठीक है। जो स्पेस है, ब्रह्मांड है, यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे होती हैं, गुरुत्व तरंगे होती हैं, उनको जो है आपका डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए जो है आपका ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी। लिगो इंडिया प्रोग्राम है इसका नाम। अगला है यूपीयू, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूपीयू। यूपीयू का सालाना अधिवेशन जो है इंडिया ने होस्ट किया था, तो बताइए यूपीयू का मतलब क्या है? यूपीयू टॉपिक वाइज करंट अफेयर कब से होगा? ये बच्चे आज आपकी दूसरी क्लास है, इसकी आपकी 4 टोटल 9 क्लासेस हो रही है ना आपकी मंथ वाइज। चलिए 9 को मैं 6 या फिर 7 में करने की कोशिश करूँगी, उसके बाद में जो है आपकी टॉपिक वाइज हो जाएंगे शुरू, ठीक है। बताओ यूपीयू क्या मतलब है इसका? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। याद रखिएगा ये बच्चे आपका जो पोस्टल जो डाक सेवा होती है, पोस्ट सर्विस होती है, उसके लिए जो है आपका क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जो है बर्न स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1874 में हुई है, 1874 में हुई है, ठीक है। और इसका जो सालाना अधिवेशन होता है ना, वो इस बार यानी कि 2023 में हुआ था, इंडिया में, नई दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इससे पूछा गया आपको यूपीयू। अगला है बच्चे 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है? बताओ। यह है आपका 29 जुलाई 2023 बाघ दिवस। 29 जुलाई को क्या आता है आपका? इंटरनेशनल टाइगर डे आता है। तो ये जो आपका इंटरनेशनल ग्लोबल टाइगर डे है, आपको बताना है इस दिन हमारे देश में बाघों की संख्या कितनी थी, कितनी है। अब ये वाला गलत नहीं होना चाहिए बच्चे, ये वाला आपका गलत नहीं होना चाहिए। 25, 31, 36, 3925 कितना है? बहुत कंफ्यूजन है। कितना है इसे याद रखना, ठीक है। ये आंकड़ा अभी ऊपर ऑब्वियस सी बात है चला गया होगा ऊपर, लेकिन मैं आपको बता दूं जो फाइनल नंबर है ना बच्चे, वो है आपका 3925। याद रखिएगा इस नंबर को, ठीक है। ये आपका है 29 जुलाई 2023 को। 29 जुलाई 2023 को जो जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्रालय, मतलब जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उनका जो है आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इस दिन हमारे देश में जो टाइगर का नंबर है, ठीक है, और किस तरीके से लिखा हुआ है आपका अनुमानित आबादी, ठीक है, प्रोजेक्टेड, मतलब कि अनुमान लगाया गया कि इतनी है। तो याद रखना 3925। ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये कभी भी एक फिक्स नहीं आता, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आंकड़ा कभी भी एक फिक्स नहीं आता कि इतने टाइगर हैं। ऑब्वियसली बात है, किसे मालूम चलेगा कि इतने ही है ना। तो एक रेंज निकाली जाती है कि यहाँ से यहाँ तक होगा, मैक्सिमम इतने होंगे और मिनिमम इतने होंगे ना। तो जो मैक्सिमम का रेंज है वो है आपका 3925, इसे याद रखिएगा, ठीक है, 3925 2023 में। अगला बच्चे पीएम श्री योजना छात्रों को क्या बनने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है? पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया
पीएम श्री योजना के तहत क्या बनाए जाएंगे? पीएम श्री योजना के तहत जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसके थ्रू, उसी के आधार पे पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, सरकारी स्कूल भी होंगे लेकिन पीएम श्री स्कूल होंगे। तो बेसिकली वो जो स्कूल होंगे उसमें क्या खास होगा? अब जब अभी तो बन गई है 2-3 जगह, जब बनेंगे वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट होगी, तब जो है वहाँ पे कोशिश की जाएगी कि इनमें से किसी चीज़ को वहाँ पे पढ़ाया जाए बच्चों को। ठीक है, तो क्या सिखाने का प्रोग्राम है बताइए जरा। ये जो पीएम श्री स्कूलें बनाई जा रही हैं, इसमें बच्चों को क्या बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? पीएम श्री योजना, इसमें बच्चों को 4 शब्द याद रखिएगा। एक तो है इंगेज्ड, प्रोडक्टिव और कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स। ठीक है, ये बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चे आई फ्लू या फिर कंजक्टिव वाइटिस। ये क्या होता है? क्या होता है ये? इन्फ्लेमेशन है, ये तो सभी को पता होगा कि आंखों में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसे जो है कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। लेकिन आंखों में कहाँ पे? क्योंकि आंख भी बहुत सारे पार्ट होते हैं आंख के भी। ठीक, तो कहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है? ये तो खैर आसान सा है आपका, ये फैला हुआ था ना कभी नॉर्थ इंडिया में, अभी इसके कारण ये प्रश्न आपका पूछा है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा, यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसे कहा जाता है आपका आई फ्लू। ठीक है, तो याद रखना आई फ्लू क्या होता है आपका। ये देखिए बच्चे, ठीक है, ये आपका कंजक्टिवा। अगला प्रश्न है, सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियर को बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? याद रखिएगा, यह है आपका बैम्बू बैरियर। बांस से जो है बैरियर बनाए जाएंगे। सबसे पहले ये योजना इंप्लीमेंट की थी महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने ऑलरेडी अपने एनएचएस पे क्या लगा दिया है? बैम्बू लगा दिया है ना। स्टील जो बैरियर होता है ना, उसे हटा करके बैम्बू बैरियर लगाने की योजना है। अब देखते हैं कब तक ये आपका पूरा होता है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने एनएच में इसका प्रयोग किया था, जो कि सफल रहा। उसके बाद में जो हमारे पूरे देश में एनएच है, वहां पर भी जो है आपका बैम्बू बैरियर लगाए जाएंगे। अगला है, किस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताइए कौन सा रेलवे स्टेशन है ये? कौन सा रेलवे स्टेशन है ये? रेलवे स्टेशन आपका महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। ये है आपका बाईकुला रेलवे स्टेशन। बाईकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को किस ऑपरेशन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जुलाई। 26 जुलाई को हमारे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? 1999, अगर आपको याद हो, कारगिल विजय के लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। ठीक है, जून 1999 में, याद रखिएगा बच्चे, ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ था इस दिन। अगला है खाता। अच्छा, कौन सा खाता है? यह वह खाता है जिस किसी भारतीय बैंक के द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में रखा जाता है। बताइए, अगर हमारा बैंक है, मान लीजिए हमारा एसबीआई है, एसबीआई ने एक अकाउंट ऐसा खोल लिया है जिसमें कि किसी दूसरे देश के करेंसी में उन्होंने अपना पैसा रखा है, जैसे कि मान लीजिए जापान की जो आपकी येन है, ठीक है, उसमें रखा है ना। तो ये थोड़ा सा आपको मुझे बताना है कि इस प्रकार के अकाउंट को क्या कहा जाएगा। इस अकाउंट को क्या कहा जाएगा जिसके अंदर पैसे तो एसबीआई के हैं लेकिन वो रुपीस की फॉर्म में नहीं है, वो किसी दूसरे देश की मुद्रा के फॉर्म में है। तो मुझे बताइए उस प्रकार के अकाउंट को क्या कहा जाएगा? क्या कहते हैं इस प्रकार के अकाउंट को? इस प्रकार के अकाउंट को क्या कहा जाता है? 2 शब्द होते हैं बच्चे, एक तो होता है आपका वोस्त्रो, एक होता है आपका नोस्त्रो। ठीक है, तो ये नोस्त्रो है, ये वोस्त्रो है। पैसा हमारा है, दूसरे की करेंसी में, क्या कहा जाएगा? और एक होता है उल्टा, दूसरे देश का अकाउंट है हमारी करेंसी में, है ना, तो वो वोस्त्रो होता है। और जो अगर हमारा करेंसी है, हमारा पैसा है दूसरे की करेंसी में, वो आपका नोस्त्रो होता है। ठीक है, तो यही पूछा हुआ है आपको, याद, दोनों को ही याद रखना, नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट। अगला है, 28 से 30 जुलाई 2023 तक सेमिकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ पर होगा? हो चुका है और इस साल का भी हो चुका है, दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, बताओ जरा ये कहाँ पे होता? 2023 में ये हुआ था गुजरात में, गांधीनगर में। और 2024 का भी याद रखेंगे, अब का भी हो चुका है सेमिकॉन इंडिया। तो सेमिकॉन इंडिया जो है अब का 2024 का, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका
यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में और ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, यूपी में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का गांधीनगर गुजरात में, 2024 का यूपी उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद मामला है वो क्या है? पहले तो ये याद रखना कि ज्ञानवापी मस्जिद है कहाँ पे, ये आपका वाराणसी में है, कहाँ पे? यूपी में है, ठीक है। इसके पीछे जो है आपका इशू क्या था, बताओ। किस चीज के पीछे डिस्प्यूट था बच्चे? ज्ञानवापी मस्जिद है किसकी, ठीक है, इसकी ओनरशिप के ऊपर था। ये मस्जिद किसकी है, इसका स्वामित्व किसे दिया जाएगा, किसकी एक्चुअल में आपकी भूमि है, उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा डिस्प्यूट था। और ये ज्ञानवापी मस्जिद आपकी वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है, इतना आपको पूछा जाएगा। अगला है एसीसी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो एसीसी है यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल है, और जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी, दोनों की हेड एक ही है और इनका नाम क्या है? जय शाह, ठीक है। जय शाह बच्चे एसीसी के भी हेड है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और आईसीसी के भी अध्यक्ष हैं। सबसे बड़े फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से कहां पर आयोजित किया जा रहा है? बताइए। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है आपका महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था, 2023 में हुआ था, ये 2 कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था, ठीक है। 2023 में हुआ था, 2 कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था, पहली बार इसे 2 कंट्री ने होस्ट किया है, और ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था फीफा 2023। फीफा 2023 का जो विनर है ये भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना किसने जीता था? ये स्पेन ने जीता था, ठीक है, स्पेन ने जीता था। लड़कों की अगर हम बात करें, मतलब कि पुरुषों की फीफा की बात करें, तो वो 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था, कतर में हुआ था। जीता किसने था? अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है। कोई भरोसा नहीं, एक साल पीछे भी जा सकता आरआरबी, ठीक है। तो अर्जेंटीना ने जीता था 2022 में पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप होता है। महिलाओं का जो है आपका 2023 में हुआ है, स्पेन ने जीता है, हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 2023-22 वाला जो आपका पुरुषों का हुआ था, ये हुआ था कतर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने कि बैडमिंटन में सबसे तेज शॉट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बताइए। भारतीय खिलाड़ी हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम बताओ मुझे। मस्जिद को वहां से हटाना है। नहीं बच्चे, एसीसी का भी जय शाह है, ठीक है। 2 साल का मतलब करंट तो है, लेकिन मैं देखिए करंट का मतलब क्या होता है ना, अब फीफा वर्ल्ड कप अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है ना। फीफा वर्ल्ड कप जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो 4 साल तक, क्योंकि 4 साल का टाइम पीरियड होता है बीच में, 2022 में हुआ तो 2023 में पूछा जा सकता है, 2024 में पूछा जा सकता है, 25 में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो लेटेस्ट है, वो अपनी फील्ड में जो है लेटेस्ट है ना, क्योंकि उसके बाद से तो हुआ नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के जो टूर्नामेंट होते हैं जो 4 सालों में एक बार होते हैं किसी भी खेल के लिए। और फीफा तो बच्चे फुटबॉल जो है सबसे लोकप्रिय खेल है पूरे विश्व में, है ना। हम लोग तो क्रिकेट पसंद करते हैं, लेकिन पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा फुटबॉल देखा जाता है, सबसे ज़्यादा फुटबॉल को पसंद किया जाता है। तो बताओ ये रिकॉर्ड किसके नाम है? अपने ही खिलाड़ी हैं, क्या नाम है बच्चे? सबसे तेज शॉट सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ठीक है, सात्विक साईराज ने बनाया था। अगला है 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा बनाए गए गठबंधन को क्या नाम दिया गया है? बताओ क्या नाम है? इस बार जो विपक्ष बना है आपका वो इन्हीं के कारण बना है, क्या नाम है? विपक्ष। अभी 2024 की जो सरकार बनी है वो विपक्ष के साथ में बनी है। 2019 वाली 2014 दोनों ही जो है बिना विपक्ष के थी, है ना। 2024 वाली जो बनी है वो विपक्ष के साथ में बनी है। तो विपक्ष का नाम क्या है बच्चे? इंडिया अलायंस, है ना। तो इंडिया अलायंस या फिर इंडिया अलायंस, नाम पूरा याद रखिएगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा। तो इंडिया अलायंस का जो पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इसका नाम है, ठीक है, इंडिया अलायंस। इसमें आपके बहुत सारे जो भी विपक्ष में थे सारे के सारे इसमें घुस गए, है ना। अगला है बच्चे, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
और इस जगह का नाम भी चेंज हो चुका है अभी। नया नाम बताओ, चलो इसका नया नाम बताओ। इस जगह का नाम चेंज हो गया है, नया नाम बताइए बच्चे। बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन नया नाम बताइए इसका, क्या नाम है अभी। ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही बताया ना, लेकिन पोर्ट ब्लेयर अब पोर्ट ब्लेयर रहा नहीं। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की कैपिटल है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका नाम भी बदल दिया गया है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बताओ क्या नाम रखा है नया, क्या नाम रखा गया है। श्री विजयपुरम। वेरी गुड बच्चे, नाम चेंज हो गया अभी, ठीक है। आपको पूछा जाएगा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, श्री विजयपुरम में है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है। अगला है आपका जुलाई 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट बच्चे, अभी मैंने आपको ग्रुप में भी एक पेपर भेजा था जिसमें कि आरओ का भी उत्तराखंड में एक पेपर हुआ है आरओ में, वहां पर करंट अफेयर सारा जो है आपका पढ़ाया हुआ आया है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है पढ़ाए हुए हैं। तो उसी में से एक प्रश्न ये है, नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक 2023 में किस राज्य को सबसे कम गरीब के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपका ये बताया गया है रिपोर्ट में कि सबसे ज्यादा जो गरीबी में कमी देखी गई है, जो सबसे ज्यादा गरीबों में कमी देखी गई है वो कौन से स्टेट है, और जो सबसे कम गरीब मतलब जहां पे कि अच्छा वेल्दी स्टेट है वो कौन सा है, ठीक है। तो दोनों ही आपको कैटेगरी याद रखनी है। सबसे कम गरीब यूपी, ठीक है। ये वाला प्रश्न आएगा तो आपका यूपी है कि यूपी में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। और जो दूसरा प्रश्न वो ये है कि सबसे वेल्दी स्टेट कौन सा है, वो उल्टी तरीके से आपको पूछा गया है कि किस राज्य को सबसे कम गरीब के रूप में पहचाना गया। तो कम गरीब का मतलब क्या है, वेल्दी स्टेट है ना, पैसे वाला स्टेट है। तो ये आपका केरल, ठीक है, केरल याद रखिएगा और इधर यूपी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है बच्चे, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में कार्लोस अल्करेज ने पुरुषों का खिताब किसे हरा करके जीता है। पहले तो ये याद रखेंगे कि 2023 का विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीता है, तो कार्लोस अल्करेज ने जीता है, ठीक है। अब कार्लोस अल्करेज ने जीता है, किसे हरा करके जीता है, ये प्रश्न आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कार्लोस ने जीता है। अब मैं आपको पूरी लिस्ट बताने जा रही हूँ जो आपको याद रखनी है बच्चे। विंबलडन या फिर यूएस ओपन या फिर आपका फ्रेंच ओपन, ये आपको 2023 के 2024 के दोनों ही बता रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है याद करने में, आसान है, खास करके पुरुष ही पूछे जाते हैं। तो पुरुषों की लिस्ट में आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2023 की अगर हम बात करें, यूएस, विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, 4 होते हैं एक साल में, ठीक है। चारों में आप लोग देखेंगे, लड़कियां आ गई, ये रहे आपके पुरुष, ठीक है। चारों में आप लोग देखेंगे नोवाक, 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 4 में से जो है आपके 3 नोवाक जोकोविच ने जीते थे, इसीलिए ये आपके नहीं पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। याद रखिएगा 2023 में चार जो आपके ग्रैंड स्लैम है, 4 में से 3 जो है नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, एक जो है आपका वो अलग खिलाड़ी ने जीता है और वो है आपका कार्लोस अल्करेज, ठीक है। इन्होंने जीता है विंबलडन 2023 का, तो इस पर फोकस करिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका 2023 का है। अब 2024 में आते हैं लड़कों में। 2024 का मैं आपको बताती हूँ, लड़कों में सबसे पहले है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि साल की शुरुआत में जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जो है आपका यानी कि सिनर ने जीता है, इटली के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें, इसमें आपका फिर से कार्लोस अल्करेज ने जीता है, जो पिछले साल भी इन्होंने जीता था, इस साल भी इन्होंने जीता है, ठीक है। फिर आता है आपका विंबलडन, विंबलडन में अगेन जो है आपका कार्लोस अल्करेज ने जीता है, ठीक है। और फिर आता है आपका यूएस ओपन, यूएस ओपन में जो है आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे देखेंगे, देखिए अब आपको कैसे याद करना है, ये सिर्फ पुरुषों की बात करते हैं पहले, ठीक है। 2023 में 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे, चारों में से 3 जो है नोवाक जोकोविच ने जीते थे। जो नोवाक ने नहीं जीता था वो याद रखेंगे, यानी कि विंबलडन, विंबलडन जो है आपका कार्लोस अल्करेज ने जीता था, स्पेन की खिलाड़ी है, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। अब विंबलडन 2023 का भी 2024 का भी दोनों ही जो है एक ही खिलाड़ी ने जीते हैं, यानी कि कार्लोस अल्करेज ने जीता है, ठीक है। ये याद रहेगा, कार्लोस अल्करेज का नाम 2023 2024 दोनों ही विंबलडन इन्होंने जीते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो है आपका यानिक सिनर का नाम, ठीक है। यानिक सिनर जो भी इनको प्रोनाउंस करते समय यानिक सिनर किया जा रहा है, लिखते समय जे आ रहा है, ठीक है। तो यानिक सिनर जो है इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2024 में, ठीक है।
और इन्होंने बच्चे डैनियल मेदवेदेव को हरा करके जीता था, लेकिन इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ठीक है। दूसरा, कार्लोस ने 2024 में 2 टूर्नामेंट जीते हैं, इन्होंने फ्रेंच भी जीता और विंबलडन भी जीता, ठीक है। और नोवाक जोकोविच जो अपने खिलाड़ी हैं, सुपर खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो है इस बार आपका यूएस ओपन ही जीता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बच्चे, सॉरी ये आपका गलत आ गया है, यूएस ओपन 2023 का है, अभी यूएस ओपन 2024 का भी हो चुका है, 2024, ये भी आपका जानिक सिनर ने ही जीता है, ठीक है, ये भी आपका जानिक सिनर ने ही जीता है। तो बेसिकली 2024 में 2 टूर्नामेंट जानिक ने जीते हैं और 2 टूर्नामेंट आपके कार्लोस अल्करेज ने जीते हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा, बस इन्होंने ही 2023-2024 के बड़े बड़े ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं, ठीक है। कार्लोस अल्करेज का नाम याद रखना, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और जानिक सिनर का नाम याद रखना, इटली के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो 2024 में बहुत ज़्यादा आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 2024 में भी 2 ही खिलाड़ी हैं, और 2023 में तो आपका एक ही खिलाड़ी है। नोवाक का नाम तो याद ही होगा सभी को, है ना, नोवाक जोकोविच तो है ही सुपर खिलाड़ी, लेकिन उनके अलावा जो है आपका विंबलडन के लिए आपको कार्लोस का नाम याद रखना है, और इस साल जो है आपका जानिक सिनर का नाम याद रखना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा, कार्लोस अल्करेज का नाम याद रखिएगा और जानिक सिनर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी आपके लिए थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ये नहीं कि यूएस ओपन नहीं पूछा जाएगा 2023 का, 2023 का यूएस ओपन भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना होगा थोड़ा इस चीज़ का, क्योंकि इसमें बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है ना, 2023 2024 ये तो हो गया आपके पुरुष। अब आ जाते हैं लड़कियों पे, महिलाओं में किस किस का नाम याद रखेंगे, कौन कौन पूछी जाएंगी। तो पहले 2023 का देख लेते हैं। 2023 में आपका यूएसए विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है और आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है। इनमें से आप लोग देखेंगे तो चारों ही अलग अलग खिलाड़ी हैं, ठीक है। चारों में से सबसे ज़्यादा कौन पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा फ्रेंच ओपन के लिए इगा स्विएतेक, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इगा स्विएतेक, ये जो है आपकी इटली की खिलाड़ी हैं, इनका नाम याद रखना। उसके बाद में जो है अरियाना सबालेंका है, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था 2023 में, ठीक है, ये आपकी बेलारूस की खिलाड़ी, इन दोनों को याद रखिएगा 2023 के लिए। 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे अरियाना सबालेंका, वही जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था 2023 का, उन्होंने ही जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2024 का, ठीक है, ये है आपका अरियाना सबालेंका। उसके बाद में बच्चे आपका आता है वुमेन सिंगल फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन में फिर से जो है आपकी इगा स्विएतेक जीती हैं, और उसके बाद में आता है आपका विंबलडन 2024, ये जो है आपका बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, ठीक है। अब इनमें से आप लोग किसका नाम याद रखेंगे, इनमें से जो है आपका एक तो इगा स्विएतेक का नाम याद रखना है, इनका यहाँ पे देश गलत हो गया है, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये जो है आपकी पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इगा स्विएतेक आपकी पोलैंड की खिलाड़ी हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 भी और इन्होंने 2024 का फ्रेंच ओपन, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन के लिए तो आपकी एक ही खिलाड़ी हैं, इगा स्विएतेक का नाम याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा अरियाना सबालेंका बच्चे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 भी इन्होंने ही जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ये भी इन्होंने ही जीता है, ठीक है, दोनों ही ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीते हैं। अरियाना सबालेंका ये बेलारूस की खिलाड़ी है, तो यहाँ पे भी आपको 2 ही खिलाड़ियों का नाम याद रखना है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एक तो अरियाना सबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी है और एक जो है आपकी ये इगा स्विएतेक है जो कि पोलैंड की खिलाड़ी, इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। और जो सबसे लेटेस्ट में है, इगा स्विएतेक ने इस बार का यूएस ओपन भी जीत लिया है, ठीक है, इगा स्विएतेक ने इस बार का जो है यूएस ओपन भी जीता है, जो कि अभी लास्ट में हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है बच्चे, ये क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार इन्होंने अपने जीवन का कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। बारबोरा क्रेजिकोवा इनका नाम है, इन्होंने विंबलडन जीता है, ठीक है, विंबलडन 2024 जीता है इन्होंने, ठीक है। तो बारबोरा क्रेजिकोवा इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपकी चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसे आप अपने हिसाब से जो है अलग अलग सेपरेट करके कर सकते हैं। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा दोनों ही साल के 2023 का भी और 2024 के भी चारों ही ग्रैंड स्लैम इंपॉर्टेंट है। और पुरुषों में तो बहुत आसान है इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं है याद करने के लिए, है ना। 3 ही खिलाड़ियों का नाम बस आपका घूम रहा है ऊपर से नीचे, उन तीनों ही खिलाड़ियों के बारे में। 3 में से एक को तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, नोवाक जोकोविच को, लेकिन 2 जो आपके नए हैं, एक कार्लोस अल्करेज है और एक आपके जो है ये जानिक सिनर है, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैसे अभी जो है आपकी जानिक सिनर की है, ठीक है। तो उनका नाम याद रखिएगा, उनका देश याद रखिएगा, इसमें से भी आपका कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बच्चे ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, 2023 में 4 ग्रैंड स्लैम और 2024 में 4 ग्रैंड स्लैम, ठीक है, पूरी याद होनी चाहिए आपको।
अगला है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो केंद्रीय बैंकों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किन दो देशों के बीच में? भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। बताइए, यूएई और इंडिया के बीच में। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ऐप पे मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। मैं अभी उसे विजिबल कर देती हूँ, नाम चेंज करके आपको दिख जाएगी वो। देखिए, हमारी तरफ से तो बच्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले दो ऑप्शन है, और यूएई की तरफ से यूएई का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हमारी तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएई की तरफ से यूएई का सेंट्रल बैंक है। अगला है, पारुल चौधरी ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पारुल चौधरी खेलती क्या है, कौन सा खेल है? एथलीट है ये, लेकिन एथलीट में बच्चे गेम कौन सा है इनका? स्टेपल चेज, ठीक है, वुमेन्स 3000 स्टेपल चेज में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली मध्य पूर्व के किस शहर में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है? योजना बना दी गई है, मतलब इनका जो कैंपस है वो पूरा हो चुका है। ये देखिए बच्चे, ये है आपका आईआईटी दिल्ली में कैंपस, ठीक है, आईआईटी दिल्ली का कैंपस है। कौन सी कंट्री में, कौन से शहर में, ये आपको बताना है। बताइए, अब दोहा है, रियाद है, अबू धाबी है, दुबई है, लगभग जो है आपके सारे के सारे यूएई के हैं। तो बच्चे ये जो नहीं, दो यूएई के हैं, तो बताइए कहाँ पे? ये आपका अबू धाबी में है, ठीक है, याद रखिएगा। आईआईटी दिल्ली का जो परिसर बना है, ये बन चुका है बच्चे, ये आईआईटी दिल्ली है, ठीक है। ये कहाँ पे है आपका? यूएई में है, अबू धाबी में है, याद रखिएगा। अगला है, जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में किस प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए एक समझौते की घोषणा की थी? बताइए, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के साथ में ये इनका समझौता हुआ था, किस चीज़ को लेकर के? फ्रांस और इंडिया के बीच में यूपीआई को लेकर के हुआ है बच्चे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर के हुआ है, फ्रांस और इंडिया के बीच में। अगला है, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाने के लिए LVM-3 मार्क 4 रॉकेट का प्रक्षेपण स्थल कौन सा था? कहाँ से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कहाँ से हुई थी? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हुई थी। ये तो आपको याद रखना ही है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है। अगला है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है? बताइए, ये जो राफेल हम खरीद रहे हैं बच्चे, उसमें से देखिए 36 है टोटल, 36 में 26 को मंजूरी दे दी गई है। कहाँ से खरीद रहे हैं हम? ये अभी पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में ही, ये आपका फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है बच्चे। अगला है, कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ से हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं? इनमें से इंडिया का जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो होता है आपका वेस्ट एशिया से, ठीक है, पश्चिमी एशियन कंट्रीज से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। युवा विश्व चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज कौन से हैं? इनका नाम याद रखना है और इनका खेल याद रखना है, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है पार्थो सालुंके, ठीक है, पार्थो सालुंके कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? तीरंदाज, ये आपके तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। अगला बच्चे, मसौदा अधिसूचना में किस श्रेणी के ट्रक को शामिल किया गया है? बताइए, याद है किसी को ये वाली न्यूज़? हाँ, 20 एक्चुअल में बच्चे क्या हुआ है ना, मैं आपको बताती हूँ। 36 का मामला ऐसा है, टोटल 36 से लेने हैं हमें वहाँ से, ठीक है, टोटल 36 लेने हैं फ्रांस से, लेकिन 26 को केवल अभी मंजूरी मिली है, ठीक है, 10 बाद में जब भी आएंगे, लेकिन अभी जो है सिर्फ 26 आएंगे, ठीक है। बताओ, मसौदा अधिसूचना में किस श्रेणी के ट्रक शामिल हैं? पहले मैं मसौदा अधिसूचना के बारे में आपको बताती हूँ, बेसिकली है क्या। एक नोटिफिकेशन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जारी की थी। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि जो भी ट्रक होंगे आपके इन कैटेगरी के, कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी N2, कैटेगरी N3, ठीक है, इन दो कैटेगरी के जो भी ट्रक्स हैं उनके लिए 1 जनवरी 2025 से ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2025 के बाद में जो भी ट्रक बनेंगे इस कैटेगरी के, उसके लिए
मैंडेटरी हो जाएगा कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम होना चाहिए इन देयर कैबिन्स। किसके कैबिन्स में? ट्रक ड्राइवर्स के कैबिन्स में, ठीक है। और क्यों किया जा रहा है? The aim of this initiative is to improve the safety and the comfort of the truck drivers, है ना। जो ट्रक ड्राइवर्स की सेफ्टी है, उनकी जो आपकी कंडीशन है, उनकी कंडीशन को, उनकी जो वहाँ पे वो है कंफर्ट है, उसको बढ़ाने के लिए जो है आपको ये किया गया है। तो 1 जनवरी 2025 के बाद में जितने भी ट्रक बनेंगे उसमें ये मैंडेटरी होगा कि जो ट्रक ड्राइवर वाली सीट होती है उस पूरे कैबिन को जो है आपका AC लगाया जाएगा, ठीक है। तो AC वहाँ पे की जाएगी, एयर कंडीशनिंग वहाँ पे की जाएगी, ये जो है आपका मैंडेटरी है। और कौन से वाले ट्रक के लिए है? यह आपका N2 और N3, ये है आपका N2 और N3। N2 तो बच्चे जो आपके नॉर्मल ट्रक्स होते हैं वो होता है, और N3 जो आपके बहुत लंबे लंबे जिसमें टायर आपके 12 जिसमें टायर जो है आपके 24 से ज़्यादा होते हैं ना, वो वाले ट्रक होते हैं। लगभग इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 12 टन से ज़्यादा, ठीक है। N3 वाले जो ट्रक हैं वो 12 टन से ज़्यादा का जो लोड है वो उठा सकते हैं, ठीक है। तो वो वाले ट्रक होते हैं आपके N3 में। तो याद रखना N2 और N3 के जो आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए जो है आपका मैंडेटरी किया गया है कि 1 जनवरी 2025 से जितने भी ट्रक आपके हमारे देश में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उसमें जो ट्रक का ड्राइवर का कैबिन होगा उसे एयर कंडीशनिंग किया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, तो आज तो हमने कंप्लीट कर लिया है अपना जो करंट अफेयर्स है 2023 का। बाकी बच्चे 2023 का लास्ट हो गया है, और 2024 का तो हमने ऑलरेडी कई बार कर लिया है, लेकिन 2024 का भी जो हम लोग रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो 2023 का और 2024 का रिवीजन करने में अभी जो क्लासेस हैं आपकी 4 या 5 क्लासेस और लगेंगी, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है उसमें। तो 4 या 5 क्लासेस और होंगे, उसके बाद में जो हम टॉपिक वाइज करेंगे। टॉपिक में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक ही टॉपिक में बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो जाएंगी। जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स अपने आप में बहुत बड़ा है और इसमें आपके बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए हैं इस बार। तो बड़े बड़े इवेंट में आपका क्रिकेट भी हो गया, ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक भी हो गया। तो सारी चीज़ों को रिवाइज करना होगा, सारी चीज़ों को पढ़ना होगा, उसे हम लोग देखेंगे। उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गया, उसके हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बाकी तो इससे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, बाकी टॉपिक वाइज में जो है आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को याद ही है सब कुछ, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।